हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है वो आपका है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो अब हम लोग पढ़ते क्या है कि बेसिकली ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक है जिसको आपको पढ़ने हैं। ये जो इम्पोर्टेंट इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप इसमें आप देख सकते हैं 7-8 टॉपिक जो होंगे बेसिक्स में। ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो है आपका रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स यानी यहाँ पे आप इस टॉपिक में आप बेसिकली डिफिनेशंस पढ़ेंगे, फैक्ट्स जो होंगे रिसोर्स से रिगार्डिंग क्या क्या होते हैं, ये चीज आपको पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि डिफिनेशंस, कॉमन डिफिनेशन जो आप लोग पढ़ते हैं, रिसोर्स द एनी ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन सैटिस्फाई द ह्यूमंस नीड्स आर कंसीडर्ड एज द रिसोर्स। बट थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसमें देखेंगे कि क्या क्या चेंजेबल आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपको इसमें टॉपिक्स जो पढ़ने हैं वो टॉपिक्स होगा इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक जो है ये है आपका टाइप ऑफ रिसोर्स। ठीक है, चौथा टॉपिक यानी कि इसमें आपको पढ़ने क्या है, ठीक है, वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है, ठीक है, वो होगा आपका लैंड पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं वो होगा आपका सोइल एंड टाइप्स ऑफ सोइल। और लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं वो होगा आपका सोइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक है 7 टॉपिक जिसको आपको पढ़ने हैं। सभी 7 टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं। रिसोर्स फैक्ट्स इसमें है, क्लासिफिकेशंस होगा, टाइप ऑफ रिसोर्स होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स प्लानिंग वगैरह वगैरह इस टॉपिक्स में आपको रिलेटेड होंगे। लैंड पैटर्न कहने का मतलब होगा कि आपके लैंड के जो यूटिलाइजेशन जो है अलग अलग टाइप्स क्या होंगे। लैंड और सॉइल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हम लोग इस चीज को फर्दर आगे पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस या क्या इसके डिफरेंस हो सकते हैं और क्या इसका यूटिलाइजेशन होता है। लैंड पैटर्न में जैसे आपका फॉरेस्ट के लिए कितना यूटिलाइजेशन होता है, फॉलो लैंड कितने, नेट सोन एरिया कितनी है, इसके बारे में वगैरह वगैरह जानना है। ठीक है, सॉइल टाइप में कि डिफरेंट टाइप्स के जो सॉइल्स होंगे बेसिकली 6 होते हैं। ठीक है, इंडिया में वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे कि लैटराइट सॉइल्स हो गया, ब्लैक सॉइल्स हो गए, अराइड हो गए। ठीक है, ये चीज आपको पढ़नी है। ठीक है, लास्ट में आपका सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन, कौन कौन से ऐसे कॉज होते हैं या कौन से टाइप्स होते हैं सॉइल इरोजन का, और लास्ट में आपको पढ़ना है कि सॉइल के कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं या कैसे उसका बचाव होगा। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से जिसका नाम है रिसोर्स। ठीक है, डिफिनेशंस। ठीक है, बेसिक डिफिनेशंस जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वही डिफिनेशंस इसमें भी रहेगा, बट थोड़ा सा चेंज आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आप 10th क्लास से आ चुके हैं। ठीक है, तो 10th क्लास में होता क्या है कि थोड़े से आपको चेंज करने हैं कि डिफिनेशंस आपका क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला आपका डिफिनेशंस क्या होता है कि द एवरी ऑब्जेक्ट एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट व्हिच कैन satisfy our need and which can be technically या technologically possible, accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resource। ठीक है, तो डिफिनेशन इसका लिखेंगे हम लोग, everything available in our environment in our environment which can be
satisfied which can be used to satisfy our need and which can be technically accessible, economically feasible, ठीक है, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resource, ठीक है। बेसिक डिफिनेशन है, इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए, जो आपने पढ़ा ना हो, नॉर्मल चीज है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। ये लाइन तो आप आई थिंक 3-4 साल से जपते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि रिसोर्स होते क्या है कि जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं, वो चीज आपकी रिसोर्स कहलाएगी। जैसे कि मान के चलिए ह्यूमन रिसोर्स आप पढ़े हैं 9th क्लास में, ठीक है, वाटर हो जाएंगे, एयर हो जाएंगे, आप देख सकते हैं कोल, जो भी आप एग्जाम्पल्स आस पड़ोस में देखते हैं वो सारे के सारे रिसोर्स में कंसिडर्ड होंगे, ठीक है। बट 10th क्लास में आने के बाद यहाँ पे आपको 3 वर्ड जो है एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, ठीक है। टेक्निकली एक्सेसिबल, ठीक है, इकोनॉमिकली फेसिएबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो बेसिकली ये वर्ड होंगे क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी, ठीक है, इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले यहां पे वर्ड आता है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम उस पर्टिकुलर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर सके, ठीक है। जैसे कि अब एग्जांपल्स हम देखेंगे, 2 एग्जांपल्स देखेंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि ये होंगे क्या, ठीक है। सबसे पहला हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं सोलर एनर्जी का। कॉमन एग्जांपल है, जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज के रूप में या सन के रूप में सन रे जो होती है हमारे अर्थ पे आती है, ठीक है। 24 घंटे आपके सन के मतलब अर्थ पे जो है सनलाइट आती है, कुछ पोर्शंस में, कुछ पोर्शंस में नहीं होती है। तो किसी भी एक पोर्शंस में मिनिमम जो है आपका 10 से 12 घंटे जो है लाइट आती है सन के द्वारा। हम जानते हैं कि हम सनलाइट का यूटिलाइजेशन ये है कि हम उस चीज को कन्वर्ट करके हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बट हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है या उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसके पूरे के पूरे एनर्जी रिसोर्स को यूज कर सकें। हम मुश्किल से ही 1% तो बहुत ज्यादा हो गया, बट अप्रोक्सीमेटली 1% यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। आप देख सकते हैं आजकल बहुत सारे काम चल रहे हैं, इसमें सोलर एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो साहब जो थे, उन्होंने क्या किया था कि एक 750 मेगावाट जो है सोलर पावर प्लांट जो है उस चीज को स्टैब्लिश किया गया था, जो उनका उद्घाटन हुआ था। ये भी एक उपलब्धि है कि हम सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एग्जांपल्स आप इस चीज में समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी के रूप में, जो इस समय एकदम कॉमन सी बात है, वो है आपकी थंडरलाइट, ठीक है, लाइटनिंग, बिजली का जो तड़क होती है, ठीक है, बिजली गिरती है, हम लोग एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि जो बिजली गिरती है उसमें क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है, बट हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस चीज का यूटिलाइजेशन कर सके। तो हो सकता है इन द फ्यूचर्स अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो रिसोर्स हमारे लिए नहीं हो सकता है, बट इन फ्यूचर अगर हो सकता है कि वो एज ए रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगी। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल नहीं हो या एक्सेसिबल नहीं हो, ठीक है, वो रिसोर्स नहीं कहला सकता है। तो रिसोर्स होने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम उस चीज का यूटिलाइजेशन कर सके, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
दूसरा आपका आता है इकोनॉमिकली फेसिबल। ये भी एक बहुत अच्छा टर्म होता है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। ठीक, अब इकोनॉमिकली फेसिबल कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे सपोज कीजिए कि एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एडवांस एग्जांपल्स नहीं लेंगे, कॉमन एग्जांपल्स लेंगे। फॉर एग्जांपल्स जैसे कि मान के चलिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, सपोज दैट एक एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन जो होता है बहुत कोई उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी ज्यादा अमाउंट में पैसे नहीं होते हैं या इनकम नहीं होती है कि वो उस पे उसका यूटिलाइजेशन कर सके। तो हो सकता है कि एरोप्लेन उनके लिए क्या हो, एज ए रिसोर्स ना कंसिडर किया जाए उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जिसके पास इकोनॉमिकली कंडीशंस नहीं हो। बट ऐसा नहीं है कि वो एक रिसोर्स नहीं है, ठीक है, बट एक समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल लिया गया है। इसको एक थोड़ा सा एडवांस या ब्रॉड में अगर आप इस चीज का एग्जांपल लेना चाहें तो आप इस चीज का एग्जांपल ले सकते हैं H2O को। ठीक है, यहाँ पे हमको H2O के बारे में नहीं जानकारी लेनी है, हमको इस H2O की H से मतलब है। ठीक है, जो आप केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ते हैं हाइड्रोजन्स। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो का एटम जो होता है, या बोल सकते हैं इसमें आप जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, इसमें हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यूज होती है, यानी कि कम से कम हाइड्रोजन के रूप में आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। बट इस वाटर में जो भी है हमारे यहाँ पे एक अबॉर्डमेंट आप बोल सकते हैं कि आपके अमाउंट में बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर है, बट वाटर से हाइड्रोजन को कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे नहीं है, ज्यादा नहीं है, या उसका जो कॉस्ट जो आएगा बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये इकोनॉमिकली फेसिबल नहीं है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इस चीज का एज ए रिसोर्स अभी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो यहां पे जैसे कल्चर की बात आ जाएगी तो आप इस चीज को कल्चर जो है रिलीजन से भी जोड़ सकते हैं या रिलीजन के बाहर थोड़ा सोचेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी टर्म है तो थोड़ा रिलीजन के बाहर हम समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर रिलीजन की बात हम करते हैं तो आप लोग सब कोई जानते हैं पीपल का पेड़ जो होता है उसको जलावन के रूप में यूज नहीं कर किया जाता है, खास करके हिंदू समुदाय में। ठीक है, रिसोर्स होने के बावजूद भी वो रिसोर्स की तरह यूज नहीं हो सकता है। बट उसके एग्जांपल्स के रूप में अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो वो एग्जांपल्स हम फायरवुड को ले सकते हैं। फायरवुड जो है एज ए रिसोर्स यूज हो सकता है, बट इसके यूज करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में आएगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। इससे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट जो है डैमेज हो सकता है। इसलिए क्या किया जाता है ना कि नेचुरल गैस का यूटिलाइजेशन किया जाता है, जैसे आप एलपीजी यूज करते हैं। तो हमारा ये कल्चर यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं करता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो कल्चर को कुछ ऐसे हिसाब से समझेंगे। तो एज अ होल स्टोरी इसके बाद ये हुआ कि कोई भी ऐसा रिसोर्स जो टेक्निकली एक्सेसिबल भी हो, इकोनॉमिकली फेसिबल भी हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो, ये सारे के सारे गुण जब उसके साथ मिल जाएंगे तो उस एग्जाम्पल को हम क्या कर सकते हैं कि एज ए रिसोर्स मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कोल, वाटर, ठीक है, एयर, मेटल, ठीक है, गोल्ड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक डिफिनेशन, स्टैंडर्ड डिफिनेशन रिसोर्स का, कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट which can be used to satisfy our needs and which can be technically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resource. Examples में आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये हुआ आपका पहला टॉपिक जो कि एक कॉमन चीज है। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो है जो आपके रिसोर्स के फैक्ट्स में भी है वो है आपका रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब इस चीज को आप कैसे समझेंगे? ठीक है, जैसे आप बुक देखेंगे, आप अपने एनसीईआरटी बुक निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर पे जो है एक आपका एक ट्रायंगल करके एक फिगर बनाने की कोशिश की गई है और कुछ समझाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगुलर फॉर्मूला है, यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनाई जाती है कि ये चीज आपका ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तीन चीज यहां से रिलेटेड होंगी। ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट जिसको हम लोग नेचर बोल सकते हैं, दूसरा आपका आता है टेक्नोलॉजी, तीसरा आपका आता है इंस्टीट्यूशंस। क्लियर? तो ह्यूमन जो होते हैं ये तीनों को
इंटरलिंक करते हैं, यानी कि नेचर या आपका फिजिकल इन्वायरमेंट से क्या होते हैं, रिसोर्स को यूज करते हैं एज ए टेक्नोलॉजी के रूप में, या टेक्नोलॉजी के माध्यम से नेचर में जो भी इन्वायरमेंट होते हैं उसको यूज करते हैं। उस रिसोर्स को जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा आपको इस तरह से प्रोसेस किया जाता है कि वो आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के रूप में यूटिलाइजेशन हो पाए। ठीक है, तो इस फिगर को समझाने का माध्यम यही था कि जिस चीज का आप इस चीज को बेसिक ढंग से समझ सके। इसमें कुछ खास नहीं, एक रिलेशनशिप बनाई जाती है जो कि आपको समझाने की कोशिश की गई है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के माध्यम में आप देखेंगे कि आपके बुक में बहुत ही अच्छा एक इस तरह से चार्ट के रूप में बहुत अच्छा से समझाया गया है। ठीक है, कि इसको क्लासिफाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका नेचुरल एंड ह्यूमंस। ठीक है, यानी कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और दूसरा है आपका मैनमेड। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स और दूसरा आपका आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स, या बोल सकते हैं मैनमेड रिसोर्स। ठीक है, फिर उसके नेचुरल रिसोर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, दो पार्ट कौन कौन से होंगे, वो होगा आपका रिन्यूएबल्स रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्स। रिन्यूएबल्स रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, रिन्यूएबल्स रिसोर्स को भी फिर क्या किया जाता है, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल में भी क्या होता है कि दो तरह से डिफिनेशंस होते हैं या दो टाइप होंगे। एक होगा आपका वाइल्ड लाइफ, दूसरा होंगे आपका फॉरेस्ट लाइफ, या बोल सकते हैं फॉरेस्ट। ठीक है, या बोल सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन, इसको बोल सकते हैं, यानी कि ये फ्लोरा और ये फॉना। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में भी फिर आपका दो टाइप्स होंगे। एक होगा रिसाइकेबल, ठीक है, एक होगा आपका रिसाइकेबल, ठीक है, और दूसरा होगा नॉन रिसाइकेबल। ठीक है, नेक्स्ट आपका ह्यूमन में फिर आपका दो होगा। ठीक है, दो पार्ट्स हो जाएंगे फिर यहां पे। एक होगा स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, और एक आपका हो जाएगा क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ये एक शॉर्टकट बोल सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशंस किए जाते हैं। थोड़ा बहुत समझ लेंगे कि ये चीज क्या है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भी आपका क्लासिफिकेशंस होगा, रिन्यूएबल्स, नॉन रिन्यूएबल्स हो जाएंगे। नेचुरल मैनमेड होते नहीं है। रिन्यूएबल्स में भी आपका दो पार्ट होगा, कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल। ठीक है, कंटिन्यूअस करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका सिंपल वर्ड में समझे तो यहाँ पे आपको बात की जाती है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, जो आप बहुत ही पहले फिजिक्स में पढ़ते हैं कि आप देख सकते हैं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे आपका लिविंग रिसोर्सेस हो सकते हैं, या आपका ये नॉन लिविंग रिसोर्स हो सकते हैं, या आपका लिविंग रिसोर्स। ठीक है, जिसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल्स में भी आपके दो पार्ट होंगे, रिसाइकेबल्स, नॉन रिसाइकेबल। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आता है कि अगर हम यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं तो यहाँ पे रिसाइकेबल क्यों वर्ड यूज होता है, क्योंकि जब ये रिसाइकेबल हो सकता है तो ये रिन्यूएबल्स भी हो सकते हैं। तो पर जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको नॉन रिन्यूएबल्स में कैटेगराइज क्यों किया जाता है। ठीक है, तो जब आप आगे टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको शॉर्टकट इसलिए समझाया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल्स कहने का मतलब ये हुआ कि आपका ये रिसोर्स फिर से यूटिलाइज नहीं हो सकता है। रिसाइकेबल कहने का मतलब ये हुआ कि इसका आप बोल सकते हैं एक या दो बार रिसाइकल करके यूज कर लेना, उसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मेटल्स जो होते हैं उनको आप ज्यादा रिसाइकेबल नहीं कर सकते हैं, 2 या 3 यूज होने के बाद बहुत सारे जो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका नॉन रिसाइकेबल, तो सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स हो जाएंगे, कोल हो जाएंगे, ठीक है, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे नॉन रिसाइकेबल। ह्यूमन में आपका स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूट, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह, जो भी चीज आपकी ह्यूमन मेट्स बनाए जाते हैं। और क्वालिटी क्वांटिटी की हम बात करेंगे, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स, पीपल एज द रिसोर्स जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इस चीज में आपका रिलेट किया जा सकता है। क्लियर? तो ये है आपका क्लासिफिकेशन। आपका जो वर्क होगा यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपका एक होमवर्क है, ठीक है, इन सारे के सारे डिफिनेशंस को एक बार लिखना। क्लियर? चलिए आगे देख सकते हैं। अब जो आपका मेन टॉपिक जो इससे रिलेटेड है वो है आपके टाइप ऑफ रिसोर्स। तो ये टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्या होंगे, ये चीज आपको पढ़ना है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसोर्स कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिसोर्स को जो है अलग अलग बेसिस पे इसको बांटा जाता है। तो बेसिकली 4-5 बेसिस होंगे। पहला जो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, दूसरा आप पढ़ेंगे ऑन बेसिस ऑफ एडजस्टबिलिटी। ठीक है, तीसरा आप पढ़ेंगे ऑन बेसिस ऑफ ऑनरशिप। चौथा जो होगा आपका यानी कि ऑन बेस जो होगा ऑन बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेसिकली आपके टाइप्स ऑफ रिसोर्स में यही बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, और ये आपका इस पूरे चैप्टर का जो है वो है आपका VVI टॉपिक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके जब आप पढ़ेंगे ये आपके 2 टॉपिक्स। ठीक है, ऑन द ऑनरशिप में 1 पॉइंट और ऑन डेवलपमेंट में 4 पॉइंट। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो अगला क्लास जो होगा बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, एंड आप अपना इस चीज को एक बार रिवाइज करें और इसका नोट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड कराएंगे।